हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज के इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का 13वां अध्याय करने वाले हैं, जिसमें सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित कविता ग्रामश्री दी गई है। बच्चों, ग्रामश्री का भाव तो आपको समझा दिया, लेकिन भावार्थ लिखना नहीं बताया। तो आज के इस वीडियो में हम ग्रामश्री का भावार्थ लिखना सीखेंगे कि हमें कैसे किसी भी कविता की पंक्ति का भावार्थ लिखना चाहिए। तो सबसे पहले कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं। कविता की पंक्ति है बच्चों, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। अब इन पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। तो भावार्थ लिखने से पहले आपको प्रसंग लिखना होगा। प्रसंग में आपको यह लिखना है बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कविता ग्रामश्री से लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इन पंक्तियों में गांव की संस्कृति, जो वस्तुतः फसल संस्कृति है, और अत्यंत सुंदर वर्णन किया है उसका। तो इस प्रकार से प्रसंग लिखने के बाद ही आप भावार्थ लिखें। अब देखिए, भावार्थ आप इस प्रकार से लिखेंगे, फसलों की मखमली कोमल हरियाली खेतों में दूर दूर तक फैली हुई है, सूरज की किरणें उससे लिपट गई हैं, जैसे उस हरियाली पर चांदी की उजली जाली लपेट दी गई हो। कवि तिनकों को हरे तन वाला बताता है। ऐसे हरे तिनकों में हरियाली इस प्रकार समा गई है जैसे नसों में बहता हुआ खून। फसलों की हरितिमा से सांवली हुई धरती, ऊपर विशाल आकाश का कभी न धूमिल पड़ने वाला नीला आकाश, मानो नीचे झुक करके धरती को छू लेना चाहता है। तो इस प्रकार से आप कविता की पंक्तियों का भावार्थ लिखें। चलिए कविता की अगली पंक्ति देखते हैं। कविता की अगली पंक्ति है, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिनियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलक्य गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। अब देखिए, इसका भावार्थ लिखेंगे। तो जब भी किसी भी पंक्ति का अगर भावार्थ आप लिखते हैं तो सबसे पहले आप प्रसंग अवश्य लिखें। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? प्रसंग लिखना है। उसके बाद ही कविता की इन पंक्तियों का भावार्थ लिखें। देखिए, इसका भावार्थ हो जाएगा, गेहूं और जौ में जो नव विकसित बालियां हैं, अरहर और सनई की पकी फसलों में फलियों के बीच हवा से हिलकर बज उठने वाली गोल सुंदर दाने हैं, फूली सरसों की पीली रंग और उसके फूलों से हवा में बिखरती तैलीय सुगंध है, हरी हरी धरती से निकलने वाले नीले फूल इसी के छोटे छोटे फूल हैं। इन सब का एकत्रित सौंदर्य देखकर मानो धरती रोमांचित हो गई है, पुलक और प्रसन्नता से भरसी गई है। तो इस प्रकार से आप भावार्थ लिखिए। अगली पंक्ति का भावार्थ देखते हैं। अगली पंक्ति कुछ इस प्रकार से है बच्चों, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती हैं रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हों फूल उसमें उड़ उड़ वृतों से वृतों पर। तो बच्चों, वृतों का मतलब क्या होता है? फटाफट कमेंट करके बताइए। यदि आप लोगों ने ग्रामश्री की कविता को पढ़ा होगा तो आपको अवश्य पता होगा कि वृतों शब्द का क्या अर्थ होता है। कमेंट करके बताइए बच्चों इसका अर्थ। देखिए, इसका भावार्थ लिखेंगे हम, मटर के फूल और फलियों वाले पौधे ऐसे सुंदर लग रहे हैं जैसे मानो विस्तृत फसल राशि की सखियां हो। फसलों की मटर रूपी ऐसी सखी रंग बिरंगे फूलों को लिए खेतों में खड़ी हंस रही हैं। बीजों की लड़ी या श्रृंखला
को अपने में समेटे मटर की कलियां मखमल की मुलायम थैलियों सी मटर के पौधों से लगी लटक रही है। मटर के फूलों पर बैठती उड़ती रंग बिरंगी तितलियां जब तक फूल से दूर दूसरे फूल पर जाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे रंग बिरंगे फूल स्वयं ही अपने वृत्तों से उड़कर दूसरे वृत्तों पर जाकर बैठ जाते हैं। वृत्तों शब्द का अर्थ होता है डंठल। ठीक है बच्चों, चलिए कविता की अगली पंक्ति देखते हैं। कविता आप लोगों को समझाया जा चुका है, तो इसी वजह से बच्चों आज का जो ये वीडियो है ख़ास तौर पर भावार्थ लिखने के लिए है। तो आप कोशिश करें कि जो भी भावार्थ आपको बताए जा रहे हैं उसको आप अवश्य नोट डाउन करें। अगली पंक्ति है, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। तो अब कवि बसंत ऋतु का वर्णन करते हैं और बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बसंत ऋतु में चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता रहती है, सभी चीज़ें फूल फल सभी खिले रहते हैं। देखिए भावार्थ लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, गांव की धरती केवल फसलों से सौंदर्यपूर्ण नहीं है बल्कि बाग बगीचों में उगे आम की डालियां भी जो अब बौड़ों से लद सी गई हैं। बौड़े यानी कि जो आप देखते होंगे कि बसंत ऋतु में क्या होता है, आम के ऊपर मंजर आ जाता है ना, तो उसे बौड़े कहते हैं। उसकी शोभा बढ़ रही है। बासंती मौसम आने के कारण ढाक और पीपल के पुराने पत्ते झड़कर नव किस्लेयों को विकसित होने का अवसर दे रहे हैं। आम्रवन की रजत स्वर्ण मंजरियों को देखकर कोयल कूक रही है और मतवाली सी हो गई है। कटहल फले आने के कारण महक उठे हैं और जामुन के पेड़ों पर भी जामुन के गुच्छे मुकुलित यानी निकलने लगे हैं। जैसे बगीचे इन वृक्षों में फल आ गए हैं, वैसे ही जंगल में झरबेरी के पेड़ों में झरबेरी के गुच्छे फल लटक रहे हैं। आड़ू नीम अनार के पेड़ों में फल के पूर्व आने वाले फूल लग गए हैं। इन सब की तरह सब्जियां जैसे आलू गोभी बैगन मूली भी अपने विकास को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भावार्थ लिखिए। कविता की अगली पंक्ति है बच्चों, पीले मीठे अमरूद में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवले से तरु की डाली जड़ी, लह लह पालक महमह धनिया, लौकी और सेम फली फैली मखमली, टमाटर हुई लाल मिर्चों की बड़ी थैली लाल। है ना, तो क्या कहते हैं कि अमरूद जो है वह पक गया है और उस पर लाल लाल चित्तियाँ आने लगी हैं, पालक लहलहा रहा है, धनिया अपनी खुशबू से महक रही है, सेम की फलियाँ खिल रही हैं, टमाटर मखमल की तरह लाल लाल दिख रहे हैं और मिर्चों के गुच्छे कैसे दिख रहे हैं, थैली के समान। तो अब हम लिखेंगे इसका भावार्थ। उससे पहले एक बार और आप देख लीजिए कि किस प्रकार हमें प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग आप इस प्रकार से लिखें, कविता की इन पंक्तियों में कवि फलों और सब्जियों के ही मनमोहक चित्र खींच रहे हैं और कहते हैं कि पीले अमरूद अब लाल पत्तियों वाले हो गए हैं, अर्थात पहले से अधिक मीठे और सुंदर हो गए हैं। बेर पक गए हैं और आंवले की डालों पर बहुत से फलों के गुच्छे लटक गए हैं। कहीं खेतों में पालक लहलहा रही है तो कहीं धनिया की भीनी खुशबू फैल रही है। कहीं लौकी और सेम की लताओं में लौकी और सेम झूल रही है तो कहीं मखमल में मुलायम टमाटर हरे से लाल हो गए हैं। मिर्च के गुच्छों को देखकर कवि की कल्पना उन्हें बीजों से भरी हुई हरी थैली के रूप में प्रस्तुत करती है। तो इस प्रकार से बच्चों इस कविता का इस पंक्ति का भाव लिखेंगे। चलिए कविता की अगली पंक्ति देखते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें।
पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कविता की अगली पंक्ति है, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कंगली कलंगी सवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलीन पर मगरौठी रहती सोई। तो अब यहाँ गंगा के तट की बहुत ही सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। कवि अब गंगा की तटभूमि पर आ गए हैं। लहरों के आने जाने से किनारे के बालू पर बने निशानों को बालू के सांप कहकर संबोधित करते हुए वह कहते हैं कि, क्या कहते हैं? कहते हैं कि गंगा की रेत जो सूर्य के प्रकाश पड़ने के कारण सतरंगी बनकर चमक रही है, वह बालू के सांपों से अंकित है। उसके चारों ओर सरपत की घनी झाड़ियाँ और तट पर तरबूजों के खेत बड़े सुंदर लगते हैं। जल में अपने एक पैर को उठाकर सिर खुजलाते बगुले ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे बालों में कंघी कर रहे हों। गंगा के उस प्रवाहमान जल में कहीं सुरखाब तैर रहा है तो कहीं किनारे पर मगरौठी, एक विशेष प्रकार का पक्षी है, उसका नाम है मगरौठी, वह ऊँघती हुई सी दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे सुरखाब और मगरौठी क्या है? एक पक्षी का नाम है। चलिए अब कविता की अगली पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। कविता की अगली पंक्ति कुछ इस प्रकार से है बच्चों, हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भींगी अंधियाली में निसी की, तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलव नभ आच्छादन, निरूपण हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन। तो क्या कहते हैं कवि? अब देखिए, कविता की इन पंक्तियों में पंत जी ने बताया है कि हरियाली को अपने में समेटे वसंत के इस मादक मौसम में गांव का संपूर्ण दृश्य कैसा लगता है? बहुत ही मनोरम लगता है। कवि कहते हैं कि रात की भीनी अंधियारी में सुखालय यानी सुख के कारण उत्पन्न होने वाले आलस से युक्त हंसमुख हरितिमा को धारण करने वाली फसलें जैसे रात और तारों के सपनों में खोई हुई सी सो रही है, और पन्ने जैसे हरित छवि वाली इन फसलों को धारण करने वाली धरती का पाँव यानी मरकत के डिब्बे जैसा है। इस मरकत के डिब्बे जैसे गांव के ऊपर नीला आकाश ऐसे छाया है जैसे नीलम का आच्छादन हो। अनूप में शोभा युक्त गांव की यह स्निग्ध छटा यानी यह जो दृश्य है, यह जो सुंदर दृश्य है, यह वासंती मौसम में अपनी शोभा से लोगों का मन हर लेने वाली है, यानी लोगों के मन को मोह लेने वाली है। तो ये हो गया बच्चों कविता की सभी पंक्तियों का भावार्थ। तो भावार्थ लिखने से पहले प्रसंग लिखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी अध्याय के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।